जी अस्सलाम वालेकुम। CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 6 कोड ऑफ एथिक्स पे। आज के लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा सवाई का दुक्का कंसेप्ट्स के, और इसके एंड पे फिर हम आज के लेक्चर में जो सिनेरियोज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ब्रीफ सिनेरियोज़ को। और उसके बाद आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, तकरीबन सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके बाद। और कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा कोड ऑफ एथिक्स का। उसमें हम बेसिकली पास्ट पेपर के क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, चंद एक क्वेश्चन की जिनकी ऑलरेडी डिस्कशन नहीं है, और अगर कोई इक्का दुक्का कंसेप्ट ऐसा है जो कि डिस्कस नहीं हो सका तो मैं स्कैन कर लूँगा। आप भी कोड ऑफ एथिक्स को स्कैन कर लीजिएगा, उस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है सेक्शन 400 स्टडी करना है, सिर्फ 401 ऑनवर्ड जो है वो हमने कवर किया हुआ है। सेक्शन 600 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 600 मेजर सेक्शन आज का हमारा, जिसमें सब सेक्शन भी है 601, 2, 3, 4, 5 वगैरह, जिनमें बेसिकली डिस्कशन हुई है ऐसी सर्विसेज जो कि नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है। अगर हम अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या थ्रेट राइज होते हैं और किन सिचुएशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते। और फिर छोटे छोटे कुछ सिनेरियोज पास्ट पेपर में से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके हमने छोटे छोटे सिनेरियोज बनाए हैं, एंड पे उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्विकली शॉर्ट केसेस से पता चल जाए कि आपने इन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेक्शन है जी हमारा 400। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोड ऑफ एथिक्स में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शंस, वो है हमारा 400 और 400 के बाद सेक्शन 400 और 400 के साथ है जी हमारा सेक्शन 600। बेसिकली 600 है हमारा मेन आज का टारगेट जो हमने स्टडी करना है, और इस 600 के साथ ही हाईलाइट नहीं हो रहा, इसमें बेसिकली इसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, के क्या एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका जवाब है कुछ सिचुएशन में परफॉर्म कर सकता है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ सर्विसेज परफॉर्म की जा सकती हैं, कुछ सर्विसेज परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो अब ये कोड ऑफ एथिक्स कैसे चलता है, ये आपको वन बाय वन डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताएगा। इसने हर सर्विस का एक सेक्शन रखा हुआ है। जैसे सेक्शन 601 ये किन सर्विसेज से रिलेट करता है, काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज से। तो ये इस सेक्शन के अंदर बताएगा कि क्या आप अपने ऑडिट क्लाइंट को, एक सीएफ हम अपने ऑडिट क्लाइंट को काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। सेक्शन का स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरह का होगा कि पहले वो आपको बताएगा कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज से मुराद क्या है, कुछ एग्जांपल्स देगा कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज शामिल होती है। ये एग्जांपल्स हमारे लिए अहम होंगे। आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स में जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं वो हमारे लिए अहम होती हैं। तो हम एग्जांपल पहले सेक्शन के अंदर डिफाइन करेगा, काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है, कोई भी सर्विस क्या होती है, फिर उसकी एग्जांपल्स देगा। फिर उसके बाद बताएगा इसमें थ्रेट कौन से अराइज होते हैं, ठीक है। थ्रेट अराइज कर डिस्कशन करने के बाद फिर वो डिस्कशन करेगा कि किन क्लाइंट्स को हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और किन क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं, एक है लिस्टेड एंटिटीज को अलग, नॉर्मली जो जितने भी हमारे ये नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज के सेक्शन है उसने फर्दर इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक, अगर लिस्टेड एंटिटी यानी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो किस सिचुएशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर अनलिस्टेड कंपनी यानी नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो फिर हम किन सिचुएशन में, किन कंडीशंस के मुताबिक ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अमूमी तौर पे इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिस्टेड कंपनीज यानी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के बारे में सख्त है। यानी ज़्यादातर सर्विसेज के बारे में आप ये पढ़ेंगे, ये बताएगा अगर ये सर्विस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हैं सिग्निफिकेंटली या मटेरियली इफेक्ट करती हैं तो फिर लिस्टेड कंपनी के केस में हम ये सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं करते। ये एक जनरल रूल है, ठीक है। अब बाकी इसकी एप्लीकेशन जाहिर है सर्विस टू सर्विस वेरी करेगी। तो काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे, वैल्यूएशन सर्विसेज हैं, टैक्स सर्विसेज हैं, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हैं। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सर्विसेज हैं, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं,
और फिर रिक्रूटिंग सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज हैं। वैसे तो आई कैप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसकी फेवरेट वो 601 है, फिर इसके बाद 604 और 5 मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, 609 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी उसमें से कंसेप्ट पूछ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप एनालिसिस करेंगे आई कैप के पास्ट पेपर्स का, तो जो पुराने पास्ट पेपर्स होते थे, यूँ समझिए कि 6-7 अटैम्प्ट्स पहले जो पास्ट पेपर्स हुआ करते थे, उनमें जो टेस्टिंग करता था वो इन सेक्शन में से टेस्टिंग करता था, यानी स्पेसिफिक सर्विस की टेस्टिंग करता था। जैसे इंटरनल 601 में से क्वेश्चन बना लिया, 603 में से बना लिया, 605 में से बना लिया। अब जो उसकी टेस्टिंग है ना, वो थोड़ी जजमेंटल टेस्टिंग हो गई है। यानी अगर फर्ज कीजिए आई कैप 601 में से क्वेश्चन बनाता है फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 601 में से आपने उसको पढ़ा होगा, एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स आपके पास होगा, आप उसमें से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आई कैप अब थोड़ा जनरल और जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है? जनरल और जजमेंटल। ठीक है, वो आपसे जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनकी एप्लीकेशन या जनरल कंसेप्ट जो ओवरऑल समझ लीजिए। क्योंकि देखिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि हम आपको इन लिस्ट की एग्जांपल्स के जरिए से कंसेप्ट तो समझा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी सर्विसेज होती हैं या जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उन सबको हम कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस कर दें। उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी सर्विसेज को हमने डिस्कस कर दिया, इन सर्विसेज में अमूमी तौर पे जो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं वो डिस्कस कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें से डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस भी अराइज हो सकती हैं। अब आई कैप क्या चाह रहा है? आई कैप ये चाह रहा है कि आप ना सिर्फ ये कि आपने कोड ऑफ एथिक्स में इन सर्विसेज को पढ़ा हो, इनके बारे में डिसाइड कर सके, बल्कि अगर आपको कोई ऐसी सर्विस का जिक्र किया जाए जो है तो इनमें से लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, या यूँ कह लीजिए उसमें वेरिएशन है, आप ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो ओवरऑल या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी स्टडी करना होता है। तो आपके लिए इन स्पेसिफिक सेक्शन से ज्यादा अहम मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो होगा वो होगा सेक्शन 600। यानी 601 से ऑनवर्ड तो उसने स्पेसिफिक डिस्कशन किया है, लेकिन नोट कीजिए ये जो सेक्शन 600 ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स उसने या जनरल डिस्कशन की होगी पेज 203 पे है। तो 203 से 2113 तक इसका मतलब है 10-11 पेजेस है, इनमें भी कुछ डिस्कशन होगी। ये डिस्कशन भी हमारे लिए अहम हुआ और ये डिस्कशन ज्यादा अहम होगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसमें से सिचुएशन बनाता है क्या हमारे लिए उसको रिस्पॉन्ड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर डायरेक्ट सिचुएशन नहीं आती तो फिर हमने उसके लिए सेक्शन 600 को पढ़ना भी लाजमी होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी अप्लाई करना होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है जो है तो फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट की, लेकिन थोड़ी उससे वेरी कर रही है, उसने टर्म्स को कुछ थोड़ा चेंज कर दिया, तो फिर हमें इन कंसेप्ट्स को भी अप्लाई करना होगा, वो जो चेंज्ड वाली सर्विस होगी उसको अप्लाई करने के लिए। और सिमिलरली सेक्शन 400 इसमें भी उसने कुछ ऐसी डिस्कशन की है जो जेनेरिक नेचर की है, ओवरऑल नेचर की है, जो हमारे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज के केस स्टडी को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हम सेक्शन 400 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 400 क्या कहता है, इसमें अगेन मैं आपको मार्क करवाता रहूँगा क्या चीज़ अहम है, आपने कोशिश करनी है कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें। स्टार्ट में जो पैराग्राफ हैं ये हमारे लिए कोई इतने अहम नहीं है। हाँ, जो सबसे अहम पैराग्राफ है वह 400.18। ये क्या पैराग्राफ है? ये सबसे अहम, अगर आप कहें कि सेक्शन 600 यानी प्रोवाइडिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑर्डिनरी क्लाइंट्स में एक असूल बता दे, सिर्फ एक असूल सबसे अहम, यानी एक लाइन में पूरे का पूरा जो सेक्शन 600 में जितने भी उसने 50-60 सफ़े सारी डिस्कशन की है एक लाइन में बता दे, तो वो एक लाइन क्या होगी? वो एक लाइन होगी ये प्रोहिबिशन ऑन एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? आपने कोई भी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करे, सिंपल रूल है, आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट नहीं करनी, आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो सिर्फ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डिसीजन मैनेजमेंट ने करने हैं आपने वो डिसीजन हरगिज नहीं करने, ठीक है। इसलिए कि अगर आप मैनेजेरियल डिसीजंस करेंगे, मैनेजमेंट के बिहाफ पे डिसीजन करेंगे, कल को वो गलत साबित हो जाता है अगर, तो मैनेजमेंट तो नहीं आपको छोड़ेगी।
ठीक है, तो एक सर ये डिसीजन आपने किया था, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आप भुगते। तो इसीलिए प्रोहिबिशन है ऑन अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ हम शेयर करते हैं। फर्ज कीजिए ये हमने वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में भी एग्जांपल शायद डिस्कस की थी कि अगर क्लाइंट हमसे कोई स्टाफ मेंबर कहता है कि जी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर 2-3 महीने के लिए स्टाफ मेंबर हमारे पास भेज दीजिए, हमारे स्टाफ मेंबर को वहाँ पे मैनेजेरियल डिसीजन नहीं करना कोई, मतलब वो ये तो कर सकता है, जैसे बैंक है, अगर वो क्लाइंट बैंक है, बैंक के केसेस में कोई लोन की प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, हमारा टीम मेंबर उन एप्लीकेशंस को रिसीव कर सकता है, उनके चेक लिस्ट के ज़रिए उनकी कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकता है, केस को कंप्लीट रिव्यू करके मैनेजर के सामने रखेगा। ये सारा काम रूटीन नेचर का है, इसमें मैनेजेरियल डिसीजन इन्वॉल्व नहीं है। अब उसको लोन देना है या नहीं देना, ये हमारा टीम मेंबर डिसीजन नहीं करेगा, ये है मैनेजेरियल डिसीजन। तो रूटीन नेचर का, मैकेनिकल नेचर का वर्क आप कर सकते हैं, कोई भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करनी हो, मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करना। ये बात समझ, अब आगे इसकी एप्लीकेशन आएगी। तो इसमें हमें क्या समझा रहा है वो, सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है फर्म और नेटवर्क फर्म शैल नॉट अज्यूम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन ऑडिट क्लाइंट। आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी। इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट के काम आपने खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की एग्जांपल्स बता रहा है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या, इसमें जो अहम चीज नोट करने वाली है ना वो ये है कि इसमें मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज। यानी किसी भी एसेट को खरीदना है, खरीदने का फैसला हमने नहीं करना। इसी तरह वो कह रहा है डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, ह्यूमन मतलब क्या, किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, वो फैसला हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल कौन से डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर करना है, उससे क्या काम लेना है, ये फैसले हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे फैसले जो एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल किससे रिलेट करते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं, मैनेजमेंट करेगी। हमने कोई टेक्नोलॉजी जैसे कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बाय नहीं करना, मैनेजमेंट के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट को बना के एस्टैब्लिश करके डिप्लॉय करके नहीं देना। आईटी सिस्टम हम एक्वायर ना तो मैनेजमेंट के बिहाफ में हम एक्वायर करेंगे, ना ही मैनेजमेंट को वो आईटी सिस्टम डेवलप करके देंगे। ठीक है, ये लाइन समझ आ रही है आपको कि कोई भी डिसीजंस जो कि ये सिर्फ आपको जनरल बता रहा है, अभी इस सब की एप्लीकेशन ही आगे जो आने वाली है। तो अगर आप इसको यहीं पे समझ जाते हैं तो आपको आगे कंसेप्ट समझ आ जाएगा जब वो स्पेसिफिक डिस्कशन करेगा डिफरेंट सेक्शंस की। जी, इसके बाद आगे क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे तो इससे कौन कौन सा थ्रेट राइज हो सकता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो सकता है, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है, और कुछ केसेस में एडवोकेसी थ्रेट भी अराइज होता है। अभी यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन को सामने रख के नहीं बता रहा आपसे कि इस सिचुएशन में ये थ्रेट राइज होगा, जनरली कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजेरियल डिसीजन कोई भी आप लेते हैं अपने ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पे, तो ये थ्रेट अराइज होंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी और एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, अब ये क्यों होंगे, जब स्पेसिफिक जब हम सर्विसेज की डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ साथ कि ये थ्रेट क्यों राइज हो रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल्स क्या है उन एक्टिविटीज की, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी कंसीडर्ड ए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये इस सारी एग्जाम्पल्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनको आपने, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में आपको पता है एग्जाम्पल ज्यादा अहम है, इन एग्जाम्पल में से वो केस स्टडी बना सकता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये कौन सी एग्जाम्पल है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और ऊपर उसने क्या बोला हुआ है, हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अडॉप्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। इसका मतलब क्या कह रहा है दूसरे अल्फाज में कि ये वाले काम आपने नहीं करने, मतलब सीए फर्म अपने ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पे ये कोई भी एक्टिविटी इनमें से परफॉर्म नहीं करेगी, सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। सेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कंपनी की पॉलिसीज डिसाइड करना, क्या पॉलिसीज होंगी, पॉलिसी डिसाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। ये तो हमने IAS 200 में भी पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टीमेट बनाना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, और तीसरा होता था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल की भी आगे शायद बात करेगा कहीं पे,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बात करेगा। काउंटिंग पॉलिसीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमने पॉलिसीज डिसाइड नहीं करनी, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। हाँ, आगे चल के आप पढ़ेंगे, देखें काउंटिंग पॉलिसी सेट करना और मशवरा देना, ये फर्क है। एडवाइस करना और चीज होती है, डिसाइड करना और चीज है। फर्क समझ रहे हैं दोनों में? एडवाइस करने का मतलब क्या? सिर्फ मशवरा देना, सर IAS 16 ये कहता है, IFRS 15 ये कहता है, ठीक है, आपकी पॉलिसी इसके मुताबिक होनी चाहिए। एडवाइस करना और चीज है, डिसाइड करना क्या है और चीज है। अच्छा, अगर ये आपको एडवाइस करने में और डिसाइड करने में फर्क समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, ऑडिट के दौरान में हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस नजर आती हैं, हम वो मैनेजमेंट लेटर के जरिए से मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा ही है। क्या वो मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देना, क्या वो एडवाइस है या कि वो डिसाइड करना है कि इम्प्लीमेंट होगी? क्या आपके ख्याल में इसकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। और अगर क्लाइंट ये कहे सर इंटरनल कंट्रोल्स की रिकमेंडेशन आपने दी है, आप खुद ही फैसला कीजिए इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन को अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, किस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं करना। अगर ऑडिटर ही ये डिसीजन करता है इंप्लीमेंटेशन का कि किस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना है किसको नहीं, ये क्या होगा फिर? इसकी इजाजत नहीं है, तो काउंटिंग पॉलिसी सेट नहीं कर सकते। हायरिंग या डिसमिसिंग एम्प्लॉइज को हायर करना फायर करना, ये CFM को करना चाहिए ना भैया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने कभी भी ये डिसीजन खुद नहीं करने। ये गौर से पढ़ते जाए, इनमें से केस स्टडी सेट होती है। डायरेक्शन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज वर्क फॉर द एंटिटी। कंपनी के एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देना, उनकी जिम्मेदारी लेना। जैसे हम ये कहें सर आप बेफिक्र हो जाए, ये जो नया टास्क है ना इसकी सारी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे आपके एम्प्लॉइज को, और अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई गलती की हम जिम्मेदार हैं। डायरेक्टिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, समझ आ रही है? इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज वर्क। क्या हमें ऐसा ट्रेनर बनना चाहिए कि उसके बाद काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम लें? नहीं बनना चाहिए ट्रेनर, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है जी, इसको भी हाईलाइट कीजिए। ऑथोराइजिंग ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन होगी कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं, अप्रूव करना डिसअप्रूव करना नहीं, हम नहीं कर सकते, पक्की बात है। हम अप्रूवल नहीं दे सकते कि सैलरीज की पेमेंट इस बंदे को इतनी होनी चाहिए, इस बंदे को इतनी पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात सुने, ऑथोराइजेशन ट्रांजैक्शन में भी अगली बात सुने। ट्रांजैक्शन को फाइनल ऑथोराइजेशन क्लाइंट देगा, लेकिन समटाइम उस ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर करना, जबकि उसमें जजमेंट इन्वॉल्व ना हो, क्लाइंट का डाटा इन्वॉल्व हो, जजमेंट इन्वॉल्व ना हो, उसकी इजाजत है, उसकी इजाजत है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, क्या CFM डिसाइड कर सकती है? नहीं कर सकती, डिसीजन किसने करना है? अमाउंट क्या होगी डेप्रिसिएशन की? सुने, अगर एसेट की लाइफ मैनेजमेंट ने एस्टिमेट की है, एसेट की लाइफ मैनेजमेंट ने एस्टिमेट की है, एसेट की कॉस्ट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करके मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दी है, क्या ऑडिटर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करके प्रपोज कर सकता है कि इस अमाउंट की डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री पास होनी चाहिए? बताइए, जनरल एंट्री पास नहीं करेगा, प्रपोज कर, और प्रपोज करने में भी किस चीज का ध्यान रखना है कि डाटा सारा अजम्पशन सारी क्लाइंट की तरफ से आए, खुद नहीं करनी। ये बात समझे, ये कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट के मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है। आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज यही है, बाकी चीजें तो सिर्फ रीड करने वाली याद करने वाली है, लेकिन सबसे अहम चीज जजमेंटल जो चीज ICAP टेस्ट कर रहा है वो ये कि क्या आपको ये पता है। सिंपल, अगर आप मुझे कहें सर ये सारा आज का कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एग्जाम में कैसे टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा, लेटेस्ट अप्रोच के मुताबिक, जो पिछले जो चेंज हुई अप्रोच, पहले तो ये होता था सेक्शन को डायरेक्ट टेस्टिंग करता था, अब वो थोड़ा जजमेंटल साइड पे आ गया, तो वो क्या करेगा, वो ये बात सुन लीजिए क्योंकि आपने तैयारी अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। वो पूछेगा क्या, वो आपके सामने कोड ऑफ एथिक्स में से डिफरेंट एक्टिविटीज एक्सट्रैक्ट करेगा एग्जाम्पल में से, और आपसे पूछेगा बताओ क्या ये एक्टिविटीज, ये रिस्पॉन्स, ये वाले काम, ये वाले प्रोजेक्ट्स, ये वाले टास्क CFM अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती। फिर से बताइए, लेटेस्ट अप्रोच के मुताबिक कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में वो क्या टेस्ट करेगा केस स्टडी में,
वो कोड ऑफ एथिक्स में से डिफरेंट एक्टिविटीज, एग्जाम्पल में से डिफरेंट एक्टिविटीज एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपसे क्या पूछेगा कि बताओ क्या ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फर्म कर सकती है कि नहीं अपने ऑडिट क्लाइंट के लिए। ठीक है, इसलिए इन एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, लेकिन याद रखें ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ये लास्ट स्टेप है, इससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज होती है। आई कैप यहाँ पे उसने सिर्फ ऑथराइजेशन की बात की। अब देखें कोड ऑफ एथिक्स में और जो एग्जाम में टेस्टिंग होगी उसमें फर्क देखें। यहाँ पे उसने सिंपल क्या बोला है, ऑथराइजेशन ऑफ तो ऐसे लगता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी काम ऑडिटर नहीं कर सकता, ये कंसेप्ट गलत है। फाइनल ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिट सीए फर्म नहीं करेगी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को तक पहुंचने के लिए जो कंपाइलेशन वर्क है वो कर सकते हैं। शर्त यह है कि उस कंपाइलेशन वर्क में जो डाटा हमें मिले वो भी क्लाइंट की तरफ से मिले और उसमें जो अजम्पशंस, जो जजमेंट्स, जो मेथडोलॉजीज यूज होनी है वो भी क्लाइंट की तरफ से अप्रूव्ड हो। हमारा काम हो सिर्फ मैकेनिकल नेचर का, रोबोटिक नेचर का, जिसने अपनी अकल नहीं लगानी। समझ रहे हैं, ये है मेन थीम इस सेक्शन 600 का जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग और मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स आर इन्वेस्टमेंट। ये लो, क्लाइंट का पैसा किस अकाउंट में जाएगा, कहां से उठा के किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपका ख्याल है इसी फर्म को करना चाहिए? ये फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए इस तरह की। भाई इस तरह की फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। पैसा कहां से आएगा, कौन से शेयर खरीदने हैं, किस बैंक से लोन लेना है, कब शेयर इशू करने हैं, क्या ये नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें डिसीजन मेकिंग आ जाएगी जो हमने नहीं करनी। और याद रखिएगा ये कोड ऑफ एथिक्स का बहुत ही अच्छी बात है। क्या ये जो लाइन है ना, ये अगर हो सके तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसके ऊपर अमल करो। ये क्या है, चलो ठीक है, ऐसी वैसी चीज। तो ये जो लाइन है आपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करनी है। क्या कभी भी किसी के अव्वल तो किसी को मशवरा ही ना दे, और अगर फर्ज कीजिए जरूरी हो ना किसी को मशवरा देना, तो याद रखें हमने सिर्फ मशवरा देना है, फैसला नहीं करना। क्योंकि आपने देखा होगा पर्सनल लाइफ में लोगों की आदत क्या होती है, मशवरा आपसे लेते हैं, करना वही होता है जो उनके दिल में होता है। मशवरा आपसे लेते हैं, अगर आप उनकी पसंद का मशवरा दे दें और बाद में गलत साबित हो जाए फिर क्या करेंगे? आपने मशवरा दिया था, आपके ऊपर डाल देंगे सारी गलती। तो इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स भी ये कह रहा है भाई आप ऑडिटर हो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करो। काम सही हो गया ना, सारा क्रेडिट मैनेजमेंट खुद लेगी, और अगर गलत हो गया सारी गलती ऑडिटर पे डाल देंगे। तो बताइए ये सूल अच्छा है कि नहीं अच्छा? अच्छा, ठीक है। लेकिन अब वो बेतहाशा एग्जाम्पल के जरिए से आपको एक ही चीज समझाएगा। डिफरेंट सेक्शंस के अंदर उसने जो केसेस 10 डिस्कस किए हैं, एक ही चीज समझाएगा। क्या कि कब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, एक बारीक लाइन खींचा करेगा। ठीक है, तो आपने खास तौर पे इस चीज के ऊपर नोट करना है कि किस सिचुएशन में कौन सी सर्विस हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी सर्विस परफॉर्म नहीं कर सकते। आज हमने जो कुछ भी पढ़ना है वो सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घूमेगा। क्या सीए फर्म यानी ऑडिटर्स अपने क्लाइंट को कुछ सर्टेन नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डिपेंड करता है सर्विस पे। क्या सर्विस है उसके मुताबिक डिस्कशन होगी। आइए जरा इसके बाद आगे चलते, आगे क्या कह रहा है, और क्या काम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने नहीं करने? क्या डिसाइडिंग विच रिकमेंडेशन ऑफ द फर्म आर अदर थर्ड पार्टीज टू इम्प्लीमेंट। अगर किसी थर्ड पार्टी ने वही बात रिकमेंडेशन दी है तो ये डिसाइड करना कि इस रिकमेंडेशन में से कौन किस किस को इम्प्लीमेंट करना है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, कौन करेगा ये फैसला? मैनेजमेंट करेगी। हमने नहीं करना क्योंकि ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसने हमें 2 हरफी बात बताई है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना। रिपोर्टिंग टू दो चाबी गवर्नेंस ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट है, शेयर के सामने ऑडिटर को भेज दिया। ऑडिटर मैनेजमेंट सीएफओ ने सीओ ने कहा सर डायरेक्टर के सामने जाने से डर लगता है, बड़ी क्लास करते हैं, आप जाइए हमारे बिहाफ पे सारी रिपोर्टिंग दीजिए, जो भी सवाल पूछेंगे आईएफआरएस के रेफरेंस दे दे के ना उनका मुंह बंद करके आ जाए। क्या ये काम हम करेंगे? कहेंगे भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही काम भी अगर आपने नहीं करना तो फिर करना क्या है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन, ये तो वही बात हो गई। अच्छा, ये इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी, जहन में रखिएगा। प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ही लेगी, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ठीक है, जब 2 हमारे सेक्शन ऐसे हैं जो एक इस पे डिपेंड करता है
एक इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करता है, इंटरनल ऑडिट वाला इस पे डिपेंड करता है और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस वाला 601 इस पे डिपेंड करता है। तो ये तो समझ आ गया ना, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। ये तो हम नॉर्मली ऑडिट के समझ लीजिए पहले चैप्टर से जब स्टार्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का जिक्र कर रहा है जी। तो अभी यहां तक की डिस्कशन में आपको कुछ समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात भला? कि हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी। फिर इसके बाद क्या, हाँ कह रहा है एक चीज, एडवाइस प्रोवाइड करना और चीज है, और एडवाइस और रिकमेंडेशन देना और चीज है। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट को एडवाइस या रिकमेंडेशन देते हैं कि सर ये काम कीजिए, तो ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? आप मशवरा दे रहे हैं, फैसला नहीं कर रहे। फैसला अल्टीमेटली क्लाइंट का होगा, क्लाइंट के रेलिवेंट डायरेक्टर का होगा, जो भी उनकी टीम है। तो मशवरा देना अलाउड, फैसला करना डिसअलाउड। तो एडवाइस और रिकमेंडेशन किस चीज को कह रहा है? वो मशवरा देने का। कहता है ये भैया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि मशवरा देने से भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाता है, जिसको कह रहे हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ जी, कि जब कभी ये आगे रेलिवेंट डिफरेंट पर, अब ये देखें ये ना जनरल रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको यहीं पे समझ लेंगे ना, तो सेक्शन 600 में जो डिफरेंट 10 के करीब सिचुएशन है, उनमें अलग अलग जब यही पैराग्राफ रिप्रोड्यूस होगा, तो आपको वहां पे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूं, वहां पे चल के फिर जब इस तरह का पैराग्राफ, तकरीबन यही पैराग्राफ रिपीट होगा 3-4 जगहों पे, वहां पे फिर मैं डिटेल डिस्कशन आपके साथ नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म की, व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी फॉर एन ऑडिट क्लाइंट। प्रोफेशनल एक्टिविटी से क्या मुराद है? नॉन इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है। अपने ऑडिट को क्लाइंट के लिए कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की, तो ऑडिटर ने तसल्ली करनी है क्या कि जितने भी जजमेंट्स और डिसीजन है वो कौन कर रहा है? क्लाइंट। मैनेजमेंट मेक्स ऑल जजमेंट एंड डिसीजन, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि सारे जजमेंट डिसीजन क्लाइंट ही कर रहा है? कल ऑडिटर इंश्योर करेगा क्या? क्लाइंट, जैसे फर्ज कीजिए हमसे वो कहता है चलो भैया इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करो, एग्जाम्पल। तो हमने ये तसल्ली करनी है क्या, क्लाइंट ने सारा काम हम पे नहीं छोड़ दिया, क्लाइंट ने कोई एक ऐसा इंडिविजुअल डेजिग्नेट किया है जिसके पास कोई सूटेबल स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी एक्टिविटी को ओवरसी करेगा, देखेगा। नंबर 1, क्लाइंट की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन असाइन हो गया। नंबर 2, वो हमारी एक्टिविटीज को ओवरसाइट करेगा, हमने जो भी इसको रिपोर्ट दी है उसके रिजल्ट्स को वैल्यूएट करेगा, और फिर डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली रिकमेंडेशन अगर हमने दी है उसने एक्सेप्ट करनी है, कौन सी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करनी। यानी ऑफिशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी? मैनेजमेंट की, ठीक है। तो हमने कहा था मैनेजमेंट को, ए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने लेनी है, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है इसकी? मैनेजमेंट। जैसे फर्ज कीजिए आप ऑडिटर है सीए फर्म में, मैं क्लाइंट, मैं आपसे कहता हूं टैक्स रिटर्न फाइल करो, आप कहेंगे सर टैक्स रिटर्न फाइल करने को तैयार हो, लेकिन आप एक्नॉलेजमेंट दे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की आपकी होगी। अगर एफबीआर ने इसमें से कोई ऊंच नीच निकाल दी ना, तो फिर आपने मुझे नहीं कहना कि सर अब ये तो ज्यादा आपने जो कैलकुलेट किया उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ा, एक्स्ट्रा पैसे आप दें, नहीं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिसे वो आप कहते हैं ना अकाउंटिंग में रिस्क एंड रिवार्ड्स किसके हैं? तो हम जो भी सर्विसेज पर, हम क्या कह रहे हैं असल में, हम ये कह रहे हैं कि सर हम आपको जितनी आगे सर्विसेज 10 की 10 सर्विसेज लिखी हुई है नॉन इंश्योरेंस सर्विस, सारी की सारी प्रोवाइड करने को तैयार है। हम बिल्कुल ठीक ठीक कॉम्पिटेंस लेवल के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर के साथ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड आपके हैं। आपकी तरफ से कोई बंदा हो जो हमारी एक्टिविटी को सुपरवाइज करे, हम उसको रिपोर्ट दें, उसको वैल्यूएट करें, फिर उसके बाद हमारी छुट्टी। अब असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। कल को आप हमें नहीं कहेंगे कि सर्विस ठीक नहीं दी थी,
थीम समझ आ रहा है कोड ऑफ एथिक्स का क्या है? चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा सेक्शन 400। इसके बाद वो रिलेटेड, ये बाकी ग्लोसरी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ उसने टर्म्स वगैरह बताई हुई हैं, इनको कोई लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा हम चलते हैं 400.70 पे। ठीक है, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम हो पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन ग्लोसरी में ज़्यादातर कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, 400.70 में क्या कंसेप्ट है? इसमें कंसेप्ट, अच्छा ये भी मतलब थोड़ा सा ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, मर्जर एंड एक्विजिशन। शायद फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से थ्रेट राइज हो सकते हैं। पढ़ा क्या था हमने कि सम टाइम ऐसा होता है कि जिस वक्त हम किसी एक क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। हमारा ऑडिट क्लाइंट ए है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन इंश्योरेंस सर्विस कर रहे हैं बी को, और क्या हुआ, ए और बी का मर्जर हो गया, थ्रेट राइज हो गया कि नहीं? क्योंकि अब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वक्त उसी जो हमने नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की थी उसको हम इवेल्युएट कर रहे होंगे। छोटी सी एग्जांपल से इसको समझे। ए हमारा ऑडिट क्लाइंट है, बी की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्म है, इसको सिर्फ ऑडिट सर्विसेज, इसको सिर्फ बुक कीपिंग सर्विसेज। कोड ऑफ एथिक्स कहता है आप अपने ऑडिट क्लाइंट को, रिलेटेड एंटिटी को काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, थ्रेट राइज होगा। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, बोले जरा, क्या कहता है? आप अपने ऑडिट क्लाइंट और रिलेटेड एंटिटीज को सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड, इस सिचुएशन में क्या वायलेशन हो रही है इस रिक्वायरमेंट की? नहीं। सर जी लाइट, सर जी जरा लाइट ऑन कर दीजिएगा ताकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्लैरिटी के साथ नजर आ जाए। तो ये हमारा बुक कीपिंग सर्विसेज, इसको ऑडिट सर्विसेज, क्या एक ही अपने ऑडिट क्लाइंट को अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्या वायलेशन हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है, इसको बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये इसको बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं है। अब हुआ क्या? अब दोनों का मर्जर हो गया। क्या अब इसकी वजह से थ्रेट राइज हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अब ये इसके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जब हम ग्रुप का ऑडिट कर रहे होंगे तो असल में जो बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई है, इसके ग्रुप की ऑडिट में उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी हम कर रहे होंगे। सेल्फ थ्रेट राइज हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि मर्जर एंड एक्विजिशन से भी थ्रेट अराइज हो सकता है। डन जी। चलिए अब चलते हैं, यही आपको बता रहा है कि क्लाइंट मर्जर एंड एक्विजिशन से थ्रेट अराइज होगा। और यहाँ पे अहम चीज क्या बता रहा है? वो अहम चीज ये बता रहा है कि firm shall take steps to end any interest or relationship that are not permitted by the code by the effective date of merger or acquisition। यानी जिस दिन मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ ना, जिस दिन हुआ उस दिन के बाद नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे। क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे? कि वो सर्विस हम प्रोवाइड ना करें, और अगर पास सर्विस की वजह से थ्रेट राइज हो रहा है तो उसको सेफगार्ड अप्लाई करें। भी बात समझ रहे हैं? फिर से क्या कह रहा है? फर्म शैल टेक स्टेप्स टू एंड एनी इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। अगर फर्ज कीजिए पहले कोई थ्रेट नहीं था, मर्जर की वजह से थ्रेट राइज हो गया, फर्म क्या करे? फर्म नेसेसरी स्टेप्स ले। अब वो रिलेशनशिप जो कोड ने मना किया था, चूंकि हमारे ऑडिट क्लाइंट भी हो गया, अब एक ही ग्रुप के अंदर हमारा ऑडिट क्लाइंट भी है और इसी ग्रुप के अंदर हमारे नॉन इंश्योरेंस सर्विस भी है, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है एक ही प्रोवाइड करनी है, डिसकंटिन्यू करे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जरा ट्विस्ट ध्यान से सुनिएगा। ट्विस्ट क्या है कि अगर ऐसा हो, एज एन एक्सेप्शन, अगर ऐसा हो कि जो इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है वो एंड नहीं किया जा सकता बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर, यानी जिस दिन मर्जर हुआ है, एक्विजिशन, तो फर्म क्या करेगी? फर्म थ्रेट्स को वैल्यूएट करेगी, दो शार्प गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेगी, ठीक है, और फिर जो भी थ्रेट है उसके लिहाज से सेफगार्ड अप्लाई करेंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल क्या है? जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि एंटिटी may not be able for transition in ordinary manner,
जैसे फर्ज कीजिए हम इसको काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे 2-3 साल से, ये एंड है 31 दिसंबर, अक्टूबर 1 नवंबर पे मर्जर हो गया। अब ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है, क्या मर्जर के बाद हम सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो जाएगी। आप अब एक ही अपने ऑडिट क्लाइंट जो है, जो ग्रुप है, उसका ऑडिट भी कर रहे हैं, काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा समझिएगा फोकस के साथ। नहीं कर सकते तो क्या करना है, हमने अलग कर देना है। हम इसको कहेंगे माजरत सर जी, अब आइंदा से आज के बाद हम आपकी बुक कीपिंग काउंटिंग सर्विसेज 1 नवंबर के बाद प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। अब ये क्या है, ये सुन के रोना शुरू हो गए। डायरेक्टर कहने लगे सर जी इतने सालों का साथ था, चले कोई बात नहीं, वो तो कोड ऑफ एथिक्स जो आपका कहता है करे, लेकिन हमें बताए इतने शॉर्ट टाइम में हम कोई दूसरी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे ढूंढे जो हमारे सारे का सारा काम संभाल लें। ये तो जल्दी में मर्जर एक्विजिशन हो गया। जाहिर है बिजनेस सिचुएशन के लिहाज से डिपेंड करता है, कभी मर्जर एक्विजिशन में साल होते हैं, कभी चुटकियों में डीलिंग फाइनल हो जाती है, डिपेंड करता है नीड पे। कहने लगे सर हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम है, इतना क्विकली मर्जर हुआ है, हम किसी और अच्छी फर्म को अभी ढूंढ नहीं सकते। किसी ऐसी वैसी फर्म को बगैर प्रॉपर वैल्यूएशन के हायर करेंगे, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को तबाह करके रख देंगे। बताइए इस सिचुएशन में कोड ऑफ एथिक्स और रिलैक्स हो जाना चाहिए कि नहीं? ये सिचुएशन है जो एक्सेप्शन दिया उसने। क्या एक्सेप्शन दी है कि अगर इंटरेस्ट या रिलेशनशिप रीजनेबली एंड नहीं हो सकता तो क्या करे, दो सावी गवर्नेंस के साथ मिलके कोई रास्ता निकाल ले। ठीक है, और ये सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन एंटिटी इज नॉट एबल टू फॉर ट्रांजिशन इन ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है जी। और वो कह रहा है कि इसमें भी अगर अब फर्ज कर, अब आप आगे जाहिर है डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते फौरी तौर पे। क्यों नहीं डिसकंटिन्यू कर सकते सर्विस? क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा फर्म को, हमारे क्लाइंट को जिसको हम नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कि दूसरा अच्छा अकाउंटेंट ढूंढ ले जो सर्विस प्रोवाइड करे। तो इस सिचुएशन में कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, ये जरा सुनिए। कह रहे आपने दो चाबी गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करनी है कि भैया हम जा रहे हैं। दो चाबी गवर्नेंस अगर कहें ठहर जाओ, क्या कहें, ठहर जाओ, अभी ना जाओ। क्यों ना जाओ? कोई और मुनासिब पर्सन नहीं मिलेगा। आपके अच्छा ठीक है, हम अभी रुक रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने अरसे के लिए रुक रहे हैं? 6 मंथ। मर्जर के बाद मैक्सिमम 6 मंथ तक का टाइम है, इसमें कोई मुनासिब सा बंदा ढूंढ ले। 6 मंथ के बाद हमने पक्का चले जाना है। क्या ये टाइम रीजनेबल है आपके ख्याल में? अच्छा चले, अब 6 मंथ तक तो हमने काम शुरू कर, क्या मुझे बताइए इन 6 मंथ में क्या थ्रेट राइज होगा कि नहीं होगा? थ्रेट तो राइज होगा, चाहे कोड ऑफ एथिक्स ने इजाजत दे दी है, लेकिन इशू ये नहीं है कि थ्रेट ही राइज नहीं होगा, वो होगा। अब उस थ्रेट के लिए फिर क्या सेफगार्ड अप्लाई करने चाहिए, वो ये बता रहा है। उस थ्रेट के लिए क्या सेफगार्ड अप्लाई करेंगे आप? आपके ख्याल में बेहतरीन सेफगार्ड क्या होगा? कि ऐसे टीम मेंबर से वो इंगेजमेंट प्रोवाइड करवाई जाए, नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट, जो कि हमारे फिर ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। शायद ही सेक्शन 600 में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ये सेफगार्ड ना हो। बेसिक सेफगार्ड है ना, कि अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करें, टीम डिफरेंट हो। यही बात कर रहा है और ये हर सेक्शन के अंदर आएगा। इजी है, समझ आ रहा है आपको कहना क्या चाह रहा है? ओके आगे चलते हैं। और फिर कह रहा है ट्रांजिशनल मेजर्स भी आपने साथ साथ अडॉप्ट करते रहना है साथ साथ। ये ना हो 6 महीने बाद फिर कह दे सर जी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये सारे उसके ट्रांजिशनल मेजर्स हैं। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अगर कोड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको रिप्रोड्यूस कर देना है। ट्रांजिशनल मेजर्स क्या होंगे कि आपने रिव्यू करवा लेना है, हैविंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू द ऑडिटर नॉन, यानी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट ए मेंबर, मिलती जुलती बात कर रहा है इसमें इन सब। नेक्स्ट 74 में क्या कह रहा है? 74 में ये कह रहा है एक दूसरी सिचुएशन, दूसरा मसला। पहला मसला क्या था जिसकी एक्सेप्शन अभी दी है कि सर जी वो मसला था क्लाइंट का, सर जी कोई और बंदा नहीं है हमारे पास मुनासिब जिससे सर्विस हासिल कर लें, आप बराए मेहरबानी कंटिन्यू करें। इजाजत दी थी कोड ऑफ एथिक्स ने कंटिन्यू करने की,
मैक्सिमम कितने अरसे तक? 6 मंथ तक। उस 6 मंथ्स के अंदर भी हमने कुछ सेफ गार्ड अप्लाई करने थे, टीम सेपरेट, ट्रांजिशनल मेजर्स, और फिर आगे उसने रिव्यू वगैरह की बात की थी। ठीक है, नॉन इंश्योरेंस सर्विस का भी रिव्यू करवा लें, वो दो तीन एग्जांपल दी थी, इंश्योरेंस सर्विस का भी रिव्यू करवा लें, फर्म के अंदर ही से करवा लें या आउटसाइड फर्म करवा लें। अब यहां पे क्या कह रहा है, ये दूसरा केस है, यहां पे कह रहा है R400% फर्म might have completed significant amount of work on the audit prior to the effective date of merger or acquisition and might be able to complete the remaining audit procedure within short period of time। वो कह रहे हैं सर मर्जर पे हो गया ना, मर्जर जब हुआ जब, तो हम ऑडिट कर रहे थे इनका फॉर एग्जांपल, अब वो ऑडिट कंप्लीट होने के करीब है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, अब आप हमें कह रहे हैं कि जी ये अलग अलग कर दें। पहले हमने बात की थी, क्योंकि देखें जब एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, मर्जर की वजह से थ्रेट राइज हुआ, आपके पास एक ऑप्शन क्या है, नॉन एश्योरेंस सर्विस को छोड़ दें, दूसरी ऑप्शन क्या है, ऑडिट को छोड़ दें। पहले हमने कहा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज किस केस में नहीं छोड़ सकते, किस केस में नहीं छोड़ सकते, जब क्लाइंट के पास सूटेबल अल्टरनेटिव ना हो। अब ऑडिट क्लाइंट, अब ये ऑडिट की बात कर रहा है, कह रहा है अगर ऑडिट आपने मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया हो, मेजर पोर्शन ऑडिट का कंप्लीट कर लिया हो, इस सूरत में अगर दो चाबी गवर्नर साहब से फिर से रिक्वेस्ट करें, क्या रिक्वेस्ट करें कि भैया ऑडिट आपका सारा कंप्लीट हो गया है, नए किसी पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे, वो जीरो से ऑडिट करेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि ऑडिट को कंप्लीट कीजिए while continuing with interest or relationship, और उस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए जो है, ये बात समझ रहे हैं। अब उसने ऑडिट कंटिन्यू करने की बात की है, पहले उसने क्या बात की थी, नॉन इंश्योरेंस सर्विस कंटिन्यू करने की, एक एक्सेप्शन से नॉन इंश्योरेंस सर्विस कंटिन्यू करने की थी। यानी असल में क्या कह रहा है कि मर्जर या एक्विजिशन की वजह से थ्रेट राइज होगा, आपने किसी एक चीज को छोड़ना है, लेकिन कब नहीं छोड़ेंगे, जब नॉन इंश्योरेंस सर्विस का अल्टरनेट अवेलेबल नहीं, और दूसरा केस एक्सेप्शन, जब ऑडिट कंप्लीट होने के करीब है, ज्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है, उस वक्त भी आपको ऑडिट फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी ये बात समझ आ गई? हाँ जी, तो उसमें कह रहा है लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आपने ये सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। क्या सेफगार्ड अप्लाई करने हैं कि इसमें कुछ ना कुछ थ्रेट तो अभी भी राइज होगा ना, एक्सेप्शन में भी थ्रेट राइज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वो कह रहा है आप उसको थ्रेट को वैल्यूएट करें लेवल ऑफ थ्रेट को, और फिर इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स जो भी कहता है उसको अप्लाई करें। यानी वो ज्यादातर क्या कहता है, टीम सेपरेट रिव्यू करवा ले, क्वालिटी रिव्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। और जब ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाए उसके बाद आपने ऑडिटर नहीं रहना, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, क्योंकि ये ऑडिट कंप्लीट कर लें, ये ना अगला ऑडिट भी शुरू कर दें। क्लियर? ओके चलिए, तो मुझे बताइए अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सिर्फ यही बात सीखी है क्या? दो बातें सीखी हमने। एक बात क्या सीखी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करना, उसने कुछ एग्जांपल्स बता दी, यही सीखा। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि मर्जर या एक्विजिशन से भी थ्रेट राइज होते हैं, उस सिचुएशन में भी हमने सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। मर्जर या एक्विजिशन से पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन मर्जर एक्विजिशन के बाद हो गए। इसमें दो एक्सेप्शन उसने दिए हैं। एक में नॉन इंश्योरेंस सर्विस वाली एग्जांपल है कि जब क्लाइंट के पास सूटेबल अल्टरनेटिव ना हो, 6 महीने का टाइम है। और दूसरा क्या है, अगर ज़्यादातर ऑडिट कंप्लीट हो चुका हो, इसमें कितना टाइम है, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने तक, उसके बाद हमने ऑडिटर नहीं रहना। ये दो बातें सिर्फ सेक्शन 400 में मैंने आपको बताई हैं, समझ आ गई आपको? एक छोटा सा बोनस कंसेप्ट, इसके बाद छोटी सी ब्रेक 3 मिनट की इंशाल्लाह। छोटा सा कंसेप्ट क्या है, अच्छा ये आई कैप ने पूछा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अच्छा कंसेप्ट है, आपको बता देना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ से अहम नहीं। क्या है कंसेप्ट, ब्रीचेस बिफोर द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट वाज इशूड। क्या हो अगर आपको आज ये पता चले कि जो पिछले साल की रिपोर्ट इशू कर चुके थे उसमें एंगेजमेंट पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना ट्विस्ट। सारा कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है करंट एंगेजमेंट को। पिछली ऑडिट रिपोर्ट जो इशू हो चुकी है, 6 महीने पहले इशू हो चुकी है, क्या कुछ होना चाहिए कि नहीं? मेरा तो ख्याल है रात गई बात गई, वैसे 6 महीने पुरानी बात है, छोड़े उसको, जो हो गया सो हो गया। जो
कि वैल्यूएट करना चाहिए। स्टिल पास्ट एंगेजमेंट में भी थ्रेट वैल्यूएट करना चाहिए। क्या देखना चाहिए कहीं उस थ्रेट की वजह से क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी गई, और अगर फेवर दी गई हो तो ऑडिट रिपोर्ट को वापस ले लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। सर ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट ठीक नहीं थी, करना चाहिए कि नहीं विड्रॉ? ये सिखा रहा है आपको। ब्रीचेस बिफोर द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट वाज इशूड। अगर आपने कोई प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, उसमें आपको पता चला इंडिपेंडेंस ब्रीच हुई है, इफ ब्रीच अकर्ड प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, पता बाद में चला, ब्रीच पहले हो चुकी थी, हो सकता है कि नहीं? 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी पता चल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, उसका इंपैक्ट देखना है ब्रीच का क्या था, क्या उसका इंपैक्ट इतना बड़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेवर दी गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं रही। अगर तो ऐसा है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर लेना, वापस कर लेना। वापस लेने का तरीका ये होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस कर देते हैं कि जी ऑडिट रिपोर्ट है हमारी, ये हम इसके विड्रॉ करते हैं, यानी अब ये रिलायबल नहीं रही। ऐसा नहीं है कि एक एक पर्सन के पास जाके जिसके पास रिपोर्ट है उसे वापस लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये रिपोर्ट हम विड्रॉ कर रहे हैं, अब ये रिलायबल नहीं, इसके ऊपर रिलाई ना किया जाए। और डिस्कस करें मैटर 2 साबिक वर्नेस के साथ कि भैया पिछली दफ़ा ये प्रॉब्लम थी। एथिकल इशू जितने भी होते हैं ना, याद रखें 2 साबिक वर्नेस के साथ हमने डिस्कस करने होते हैं। ये हमारी लिस्टेड कंपनी के केस में तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अनलिस्टेड में भी डिस्कस करते हैं। चलिए जी, ये है हमारा सेक्शन 400 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डन जी। तो आज के टारगेट में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव थे हमारे। नंबर 1 सेक्शन 400 पढ़ना है, सेक्शन 600 जो एक लेंथी सेक्शन है वो से, लेकिन इसमें काम की बात जो है ना वो 600 वाले में, जनरल वाले में। बाकियों में तो सिर्फ समझे रेपिटेशन है, ख्वारी है, पढ़ते जाएंगे, एक जैसी मिलती जुलती बातें हैं, वो पढ़ते पढ़ते बात का पता भी नहीं चलता कि ये बात हम कहाँ पहले भी पढ़ चुके थे, 2-3 दफ़ा पढ़ चुके थे, फिर चौथी दफ़ा आ गई है, तो थोड़ा सा मिक्स भी हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है इतना। असल चीज़ जो है सेक्शन 400 और 600 की जो कॉमन एप्लीकेशन है वो है जो सीखनी है। 400 हम सीख चुके हैं, उम्मीद है समझ आई होगी। उन्होंने आपके लिए सजेशन ये है कि इसको पास कीजिए, लेक्चर को, कोड ऑफ एथिक्स को रीड कीजिए जितना पढ़ाया सेक्शन 400, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा।